2018 में हम यहाँ स्टार्ट किए थे। एक साल हम पढ़े यहाँ पे, तो यहाँ से सिलेक्शन हो गया। अच्छा। एक साल काफ़ी था यहाँ के लिए। तो कौन बताएंगे, ये खुद बताएंगे या कोई और बताएंगे? हम चाहेंगे खुद बताएं। हाँ। स्ट्रगल वैसा कुछ खास नहीं है, काम करना और पढ़ाई करना। बहुत मेहनत किया है। मतलब ईटा भाटा में खुद ही काम करता था, खुद ईटा बेचता था। ईटा मतलब होता है ना, जो कार्मिक के रूप में काम किया जाता है, उस तरह से ईटा ढोता था, ये काम करता। मेहनत बहुत किया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाला है। तो फिलहाल अभी हम लोग प्रेजेंट है फ्रेंड मधुगोड़ा गांव अभिराजपुर धनबाद में, और हम लोग आपको कुछ स्टूडेंट से मिलवाएंगे जो कि रेलवे परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। तो रेलवे के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, आप लोग खुद देख पाएंगे। अभी हम लोग जिस गांव में प्रेजेंट हैं, इस गांव में अभी फ़िलहाल के लिए बिजली कटी हुई है। तो आप लोग ये भी देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से जुगाड़ करके लाइटों को मतलब कि जलाते हैं, उसके बाद वो तैयारियाँ करते हैं। और अभी हम लोग जिस गाँव में प्रेजेंट हैं, इस गाँव में केवल इसी गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के भी बच्चे आते हैं, और शाम को वो लोग जैसे कि प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ताकि उनका एग्जामिनेशन में जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सके। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से कई बेहतरीन जगहों पे सेलेक्टेड भी हैं, और जैसे कि उसके बावजूद भी यहाँ पे आते हैं और अपनी तैयारियों को करते हैं। तो अभी हम लोग जिस कमरे में इंटर करने वाले हैं, ये एक छोटा सा कमरा है। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे भी, और यहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ करके अपनी तैयारियों को करते हैं। तो अभी हम लोग स्टूडेंट से मिलेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर उन लोगों की जो तैयारियों का लेवल है वो किस लेवल की तैयारियां हैं और किन किन परेशानियों से उन लोगों को गुजरना पड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम बैजनाथ है और अभी CBT 2 के एग्ज़ाम के बाद ग्रुप डी में तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप डी की। अच्छा, CBT 2 दे चुके हैं? यस सर। तो CBT 1 में कौन कौन से लेवल में क्वालिफाइड थे? 5, 3 और 2। 5, 3 और 2 में? यस सर। लेवल 5 में कितना स्कोर आ रहा है? लेवल 5 में लगभग वही 69 है। और लेवल 3 में? लेवल 3 में है 68। और लेवल 2 में? लेवल 2 में 72। अच्छा, और कैसी चल रही है ग्रुप डी की तैयारी? ग्रुप डी की तैयारी अच्छी चल रही। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या करते हैं शाम के टाइम? आप लोग मतलब कि कितने स्टूडेंट लोग यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं आकर के यहाँ पे? यहाँ करीब 15 के लगभग स्टूडेंट आते हैं। 15 विद्यार्थी लोग? हाँ लगभग। कितने बजे आते हैं? यहाँ 7 बजे आते हैं हम लोग, और 1 घंटा 1.5 घंटा ग्रुप डिस्कशन होता है। जो भी टॉपिक दिया जाता है पहले, हाँ। उसके बाद टेस्ट देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एनालिसिस करते हैं टेस्ट का। ठीक है। तो आज की हम लोग बात करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा होगा लगभग रात के 9 बज रहे होंगे। कितना टाइम हो रहा बताइए एग्जैक्टली? 8:45। तो आज आप लोग कितने बजे आए थे और क्या क्या किए अभी तक, आप मुझे बताइए। 7 बजे आए थे। हाँ। उसके बाद डिस्कशन हुआ, जो भी टॉपिक दिया गया आज था। कौन से टॉपिक पर डिस्कशन हुआ? आज था साइंस का। साइंस का? साइंस में कौन सा टॉपिक? साइंस था, सारा टॉपिक दिया रहता है, फिजिक्स से एक, केमिस्ट्री से एक, बायो से एक। अच्छा, मतलब क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं आप लोग? हाँ। ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं? हाँ, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करते हैं। अच्छा, 30 मिनट्स। हाँ। उसके बाद अपना अपना घर जाते तो एनालिसिस भी यहीं पे करते हैं आप लोग? हैं। हाँ यहीं और पे। टेस्ट का स्कोर भी रिजल्ट आप लोग कहीं पे डिक्लेयर हो जाता है? हाँ यहीं पे। तो आज का स्कोर आपका क्या रहा? आज का टेस्ट मतलब कंप्लीट हुआ नहीं। अच्छा, मतलब हम डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आज टेस्ट अच्छा, कंप्लीट कल नहीं आपका हुआ। स्कोर कितना था? कल था 71। 71। और कहाँ से लगाते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट? टेक्स्ट बुक से। अच्छा, ऑनलाइन लगाते हैं? हाँ ऑनलाइन, जो भी। मोबाइल में? हाँ मोबाइल में। सब पास खरीदे हुए हैं? तो मतलब आप लोग को मोबाइल में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होते हैं? नहीं नहीं। इतना डेडिकेशन है सबके पास? होमवर्क दिया जाता है डेली, हम लोग होमवर्क भी दिया जाता है। होमवर्क याद करते हैं क्या बोले? डेली। हम लोग अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं। हाँ। उसमें होमवर्क दिया जाता है टॉपिक वाइज। हाँ, हाँ। वही याद करके सबको आना पड़ता है। ठीक। जितने भी बच्चे हैं, हाँ। सब हम लोग टॉपिक वाइज होमवर्क दिया जाता है, उसी को याद करके आते हैं। उसी हाँ। का डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, अच्छा अच्छा और उसके बाद टेस्ट दिया जाता है। फिर टेस्ट का रिव्यू होता है हम लोग साथ में। अच्छा अच्छा। कोई किसी का कम आया, ज़्यादा आया, क्यों आया, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये कितने दिनों से कर रहे हैं आप लोग? NTPC का जब 2019 में जब बहाली आया था ना, अच्छा। उसी समय से कुछ कर रहे हैं। 2019 से अभी तक कंटिन्यू आप लोग? जी। उससे पहले से भी 2018 जो टेक्नीशियन का जो ये आया था ना,
जो लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए, उसी समय से हम लोग लगे हुए हैं और तब से लगातार लगे हुए हैं। उस टेक्नीशियन में जैसे कुछ का जो ITI वाले थे उनका 5 का सिलेक्शन हो गया, 4 का टेक्नीशियन में हो गया है और 1 का ग्रुप डी में। और बाकी हम लोग ITI नहीं था तो हम लोग PCM से थे, हम लोग का मार्क्स भी ज़्यादा था लेकिन हम लोग फिर भी मतलब मेरिट नहीं बन पाया। तो उस समय से लगातार हम लोग लगे हुए हैं NTPC के में, NTPC और रेलवे ग्रुप डी। NTPC हम लोग सभी कोई दिए हुए हैं। NTPC में यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी सिलेक्टेड थे, सभी लगभग 3-4 ग्रुप में मतलब सिलेक्टेड यहाँ पे सब NTPC में सिलेक्टेड है। अच्छा। मतलब PT सबका क्लियर हुआ, सब CBT 2 दे के आए हैं और CBT 2 सबका लगभग अच्छा ही गया है। अच्छा अच्छा है ना। और उसके बाद सब आके अब ग्रुप डी में सब लगे हुए हैं कि अब इसमें ग्रुप डी में अच्छा करना है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने सालों से लगभग आप लोग कंटिन्यू हैं? सर बोले तो 2018 से हम लोग लगे हैं। लगभग 4 साल से। 4 साल से। तो ये कंटिन्यूटी कैसे आप लोग मेंटेन किए हुए कंटिन्यू 4 साल से? अकेले हम लोग नहीं है, क्योंकि सबका एक साथ मिला हुआ है, उसी से मिला हुआ। क्योंकि और सब जो होता है ना, ये हम लोग को होमवर्क दिया जाता है, डेली टॉपिक पर दिया जाता है कि इतना कर क्या ना, तो हम लोग घर से उतना कर के आते हैं। यहाँ पे आके उसका डिस्कशन थोड़ा होता है और फिर पूछा पूछी होता है कि इससे इस टॉपिक से ये सवाल पूछा गया, सबसे पूछा हुआ। उसके बाद पूछने के बाद हम लोग फिर एक टेस्ट डेली देते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक हो गया या फिर ग्रेडअप हो गया, एक टेस्ट देते हैं और टेस्ट का फिर एनालिसिस करते हैं कि कहाँ किसका कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, उस पर ये करते हैं। और जो कोई भी टॉपिक जो कमज़ोर होता है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज के बारे में फोकस करेंगे। तो आज क्या होमवर्क में, कल आप लोग को क्या होमवर्क दिया गया था आज के लिए? आज फिजिक्स से था कोशिका, उसके बाद केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और बायो में उत्तक वगैरह। अच्छा जी। तो ग्रुप डिस्कशन का आप लोग का मैकेनिज्म क्या होता है, करते कैसे हैं? ग्रुप डिस्कशन हम लोग ग्रुप बनाए हैं अपना, उसमें डेली होमवर्क पड़ता है। हाँ, होमवर्क तो पड़ गया। तो यहाँ आने के बाद ग्रुप डिस्कशन कैसे करते हैं? लूसेंट का बुक से टॉपिक वाइज पूछा जाता है। उसके बाद ये हम लोग मोबाइल से हो गया या फिर हम लोग बुक भी रखे हैं। तो उससे ऑब्जेक्टिव उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम लोग लगभग प्रत्येक टॉपिक से 50, 60, 70 टॉपिक डेली मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे। तो पूछता एक बंदा है या कितना बंदा पूछता है? एक बंदा ही, एक टॉपिक एक बंदा पूछता है। और जवाब सब लोग मिल के देते हाँ, हैं? नहीं, एक एक को पूछा जाता है, सब अलग अलग पूछा जाता है, स्पेशली अलग अलग को पूछा जाता है। मतलब 10-10 क्वेश्चन? हाँ, और उसका हम लोग एनालाइज भी करते हैं कौन कितना सही दिया गलत दिया। अच्छा। प्रश्न में यदि कन्फ्यूजन होता है तो उस पर यदि कोई किसी को पता होता है उस टॉपिक के बारे में, तो उस पर डिस्कशन करता है, उस पर वो अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि हाँ ये होता है। अच्छा। और वो जो आता है पढ़ने के बाद जो आते हैं तो उस पर पहले ये दिया जाता है कि जैसे कोई यदि पढ़ के नहीं आया होता है, बहुत सारा काम घर में होता है कि कोई किसी कारणवश नहीं पढ़ के आया, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई यदि पढ़ के आया है और जिसको अच्छा समझ में आया वो पहले बता दिया जाता है कि इस टॉपिक के बारे में, वो अच्छे से ऊपर डिस्कस करते हैं, ऊपर एक्सप्लेन करता है। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद पूछा चलता है। तो ये बोर्ड को आप लोग किस पर्पस के लिए रखे हैं? यहाँ पे कुछ बच्चे ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे शिव शंकर जी बैठे हुए हैं। अच्छा। ये पढ़ाते हैं। हाँ, जैसे मैं यहाँ एक मिनट। हाँ, आप पूरा पहले कंप्लीट कर लिया। जी, ये पढ़ाते हैं, 10th 11th का मैथ्स पढ़ाते हैं और कंपटीशन का भी मैथ्स पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए भी, और हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज जो मतलब तैयारी करके सबको एक एक टॉपिक दिया जाता है ना, तो उसमें हम लोग कुछ डिस्कशन, मान लीजिए हम अच्छे से पढ़ के आए तो उसको वहाँ डिस्क्राइब करते हैं, कोई और पढ़ के आए तो वहाँ, या कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो कॉमनली सबको नहीं बनता है या कोई नहीं बना पाता है, तो उसको वहाँ पे मतलब सामूहिक रूप से बताया जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसी के लिए थोड़ा। हाँ, आप बताइए। जैसे यहाँ पे मैं मेनली मैथ रीजनिंग, ठीक है, उसको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा। SSC CGL का भी बैच है, ठीक है। उसके बाद अभी थोड़ा झारखंड GS भी पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे कि कंपटीशन के पर्पस ये नहीं है कि आपको, जैसे कि एक कंपटीशन मान लीजिए ग्रुप D का बैच है, मान लीजिए LP का बैच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 महीना का कोर्स रहता है, आप 10 महीना में आप पढ़िए, मैथ लेवल बैंक का भी रहेगा, आपका SSC भी बन जाएगा, रीजनिंग भी उसी तरह बनाते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी उसी तरह पढ़ाते हैं, ठीक है। GS के लिए उसे पर्सपेक्टिव नहीं है, GS के लिए हम बोल देते हैं कि आप लूसेंट पढ़िए, ये सब तैयारी कीजिए, इसका वीडियो देखिए, इस तरह करके हम तैयारी करवाते हैं। आज मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2 से 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं तीसरा या चौथा बैच है। इसी तरह बच्चों को, और इसके बाद यहाँ जो ग्रुपिंग होता है, ये मेरा स्टूडेंट है। कौन सा एग्जाम में? CBT 1 था ना, उसमें 82.66 था। RRB NTPC CBT 1 में आपका 82 मार्क्स है। आप सारे लेवल क्वालिफाइड होंगे? नहीं, हम इंटर लेवल से थे, लेवल 2 3 था। 12th वाले स्टूडेंट हैं। तो कौन कौन सा लेवल क्वालिफाइड है? 2 3 में थे। 2 और 3। 2 में कितना स्कोर है? हाँ, अभी फिलहाल तो 78 है।
हाँ। इस बार CBT 2 में जो आया मतलब उसमें आ रहा लेवल 2 है। में? हाँ लेवल 2 में लेवल 3 में 72 आ रहा है। 72 आ रहा है। मतलब ये देख करके जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगा कि टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, और इधर हमारे एक रेलवे कर्मचारी भी हैं, इनसे भी हम लोग मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो बताइए आपका सफ़र कैसा रहा, इस रूम के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई है? यादें तो बहुत सारी जुड़ी हुई है। 2018 में हम यहाँ स्टार्ट किए थे। 1 साल हम पढ़े यहाँ पे, तो यहाँ से सिलेक्शन हो गया। अच्छा। 1 साल काफ़ी था यहाँ के लिए। अच्छा, बिल्कुल। कौन बताएंगे, ये खुद बताएंगे या कोई और बताएंगे? हम चाहेंगे खुद बताएं। हाँ। स्ट्रगल वैसा कुछ खास नहीं है, काम करना और पढ़ाई करना। ये बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनका स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ईंटा ढोता था सर, लड़का ईंटा बनाता था खुद से, और फाइनेंशियली मतलब उतना नहीं मौजूद था, लेकिन बहुत मेहनत किया है। और ITI था तो इसका हो गया, अच्छा खासा मार्क्स भी आया था। 1 साल पहले उतना नहीं था, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करते करते अच्छा खासा तैयारी हो गया। बहुत मेहनत किया है। मतलब ईंटा भाटा में खुद ही काम करता था, खुद ईंटा बेचता था। ईंटा मतलब होता है ना, जो कार्मिक के रूप में काम किया जाता है, उस तरह से ईंटा ढोता था, ये काम करता। मेहनत बहुत किया है, मेहनत फाइनेंशियली वीक होने के कारण बहुत किया है। यहाँ मधुगढ़ा मतलब बिराजपुर पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा हैं, बहुत कुछ एक डॉक्टर भी है, कुछ मतलब अच्छे खासे जगह पर पहुँचे हुए हैं लड़के, मेहनत किए हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ का बताएं तो ज़्यादातर लड़कों के पिताजी का कोयला ठेलना है, कोयला ही ठेलते हैं। अच्छा। और वहाँ से बच्चा अभी तैयारी करके मतलब मधुगढ़ा टॉप लेवल में है अभी इस क्षेत्र का, बिराजपुर पंचायत में। और यहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं और भी बच्चे सब तैयारी कर रहे हैं, आसपास के सारे बच्चे। बिराजपुर पंचायत में लगभग 20 के आसपास गांव होंगे, तो अभी प्राय सारे बच्चे। और ये हब है, मतलब ये एक तरह से सेंटर है पूरे पंचायत का। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, यहाँ बगल में हम लोग का शिशु मंदिर भी है। शिशु मंदिर का भी बहुत बड़ा हाथ है हम लोग को, मतलब शिक्षा का स्तर को अच्छा करने में ये शिशु मंदिर का बहुत बड़ा हाथ है। ये शिशु मंदिर मतलब 1990 के 92 के आसपास, हाँ 91 के आसपास इसका स्थापना हुआ है। तब से ही मतलब शिक्षा का जो एक तरह से जो यहाँ पे एक होता है ना, वो अलख जगना, वो इस शिशु मंदिर का ही देन है। हम लोग जितना भी हैं सब यही शिशु मंदिर का ही स्टूडेंट जी, यही का। अच्छा, एक प्रमुख सवाल मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ आसपास के गांव के लोग भी आते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल दूसरे गांव से यहाँ पे कौन कौन आए हुए हैं? 3 किलोमीटर दूर का है। अच्छा, आप कितने दूर से आए? 3 किलोमीटर दूर से आए। 3 किलोमीटर दूर से आए। Yes. तो कैसे आते हैं, साइकिल से आते हैं, पैदल आते हैं? साइकिल से आते हैं। तो आप कितने बजे निकल जाते हैं अपने घर से? आधा घंटा पहले। 6:30 बजे निकल जाते हैं? Yes, sir. 7 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं? हाँ। ठीक है। और दूसरे गांव से आने वाले? 2 किलोमीटर दूर से आते हैं। ये नहीं नहीं, अच्छा, बताइए आप कौन से गांव से आते हैं? छाताटांड गांव से आते हैं। छाताटांड। कितना टाइम लगता है आपको आने में? 10 मिनट 15 मिनट 10 से 15 मिनट साइकिल से आते हैं? हाँ साइकिल से आते और कितने बजे तक छूट जाते हैं आप यहाँ से? हैं। यहाँ से कभी 10 भी बज जाता है, कभी 10 से ओवर भी हो जाता है, कभी 9:30 तो नहीं, मैक्सिमम 10 ही बज जाता है। अच्छा, ठीक है। और कोई है दूसरे गांव से जो आते हैं? बाकी लोग सब यही गाँव के? हम भी एक दूसरे गाँव के ही हैं। अच्छा अच्छा। मेरा बिराजपुर गाँव है आगे। अच्छा। ज़्यादा दूर नहीं है, ½ किलोमीटर होगा। आप किससे आते हैं, पैदल या साइकिल से? नहीं, पैदल ही आते हैं। आप पैदल ही आते हैं। ठीक है, एक प्रमुख सवाल और मेरा है, जिसको भी इसके पास जिसका जवाब होगा दीजिएगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी समय से यहाँ पे कंटिन्यू हैं। सिचुएशन बदलता है, कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी धान का सीजन है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। और आप लोग बता रहे हैं कि 2018 से ही आप लोग कंटिन्यू हैं, लगभग 4.5 साल। तो ये कंटिन्यूटी को कैसे बरकरार रखे हुए हैं? क्योंकि आप देखे होंगे कई सारे सेक्टर ऐसे हैं, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, कंटिन्यू रख पाना मुश्किल होता है चीज़ों को। तो ये आप लोग कैसे कर पा रहे हैं? सर अकेले रहते तब तो कंटिन्यू नहीं होता। अच्छा। लेकिन जो ग्रुप बना हुआ है ना, तो वो कंटिन्यू बना के चलता है। हम लोग भटके भी थे, बीच बीच में हम लोग बोले नहीं हो रहा, क्योंकि एग्ज़ाम 2 साल तक हुआ नहीं था पहले, और उसके बाद 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाए। तो हम लोग भटक भी गए कि नहीं कोई प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। तो फिर लोग बोला नहीं, अभी प्राइवेट जॉब कुछ दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह कर करके सबको मोटिवेट करता। और फिर घर वाले में भी जो है भैया लोग हैं, वो भी बोलते कि नहीं एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी मत करो। इस तरह हम लोग मोटिवेट करता था कि नहीं, इस पर तुम लोग पहले ध्यान दे लो,
लोग एनटीपीसी यदि एनटीपीसी ग्रुप डी नहीं होगा उसके बाद कुछ करना। तो ये देख के हम लोग की एनटीपीसी या ग्रुप डी में यदि कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसी में लगे हैं, और जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, यदि हो रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो उसके बाद कुछ देखा जाएगा। तो उस तरह हम लोग का कंटिन्यूटी बना हुआ है, और अकेले नहीं है, सबका साथ मिला हुआ है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अच्छी बात है आप लोगों का ग्रुप है, और मतलब इसको आप लोग कंटिन्यू भी रखे हुए हैं, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, और उम्मीद है कि आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं ग्रुप्स के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। कई सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ग्रुप्स के नाम पे मतलब बच्चे चाहते तो हैं कि पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई की जगह वहाँ पे कुछ और ही होने लगता है। मतलब बच्चों को लगता है कि इससे अच्छा तो हम इंडिविजुअल अकेले में ही पढ़ाई कर लेंगे। तो क्या आप लोगों को ऐसी कोई परेशानियाँ होती हैं, या फिर मतलब है कि आप लोगों का ग्रुप मतलब पूरी दुनिया में अलग ग्रुप है? ऐसा नहीं है, जो ग्रुप सबका होता है कुछ उसी तरह का है। शुरुआत में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब हम लोगों का भी जो एक गप सप होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही होता था। फिर हम लोग अपने में ही एक बार सेल्फ ये किए, रियलाइज़ किए कि नहीं, गप करने से हमारा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है। फिर हम लोगों ने बात किया कि नहीं, गप बिल्कुल नहीं करना है, आना है, यहाँ पे पूछताछ होगी, जो भी टॉपिक जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसका पूछताछ होगा, उसके बाद हम लोग टेस्ट देंगे, फिर उसका रिव्यू करेंगे और घर जाएंगे। और डेली इतना होमवर्क तो ज़रूर देंगे कि घर में 4 से 5 घंटा 6 घंटा मतलब उस होमवर्क पे लगे ही रहे ये। और मेन बात हम बताएं तो ये जो ग्रुप बना हुआ है और जो कंटिन्यूटी का बात की, उस कंटिन्यूटी का मेन कारण होमवर्क है। हम लोग का जो होमवर्क डेली पढ़ता है वो होमवर्क ही मेन कंटिन्यूटी का कारण है, क्योंकि जो पढ़ के नहीं आता है उसको खुद यहाँ पे ख़राब लगता है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो होमवर्क सबको कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू भी बना के रखा है और बांध के भी रखा है, सबको डेली होमवर्क पढ़ता है। तो होमवर्क बहुत ज़रूरी है। होमवर्क मिलता है तो एक तरह से स्कूल में जैसे हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो वहाँ हम लोग को होमवर्क मिलता था, तो हम लोग को भी डर लगा हुआ रहता था कि अगर हम लोग होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो मार खाएंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से एक तरह से है कि होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो बेइज्जती फील होगा, याद नहीं करके आए हैं, कोई लड़का सुना रहा है कोई नहीं सुना रहा है तो बैठा हुआ तो उसको बुरा लग रहा है। तो कंटिन्यूटी का मेन कारण वही है, होमवर्क। जिस दिन मतलब होमवर्क जब छूट जाएगा वगैरह छूट जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और ग्रुप्स बहुत सारे हैं, मेन रीज़न ये है, और हम सबको भी बोलना चाहेंगे कि ग्रुप में गप होता है, लेकिन ग्रुप थोड़ा मोड़ा होता ही है, लेकिन वो जो गप है वो भी पढ़ाई से रिलेटेड ही होगा तो ही बेहतर है। नहीं तो ग्रुप बनाता भी है, ग्रुप बर्बाद भी करता है। आपका ग्रुप जैसा है आप उसी तरह बनिएगा। ग्रुप अच्छा है तो, और क्या बोले, हमारे गांव में भी कुछ लड़के पढ़ते थे तो वहाँ पे नहीं जम पाया, देखे हम कोशिश भी किए तो नहीं जमा, तब हम यहाँ पे स्विच किए। और भी लड़का और भी गांव में भी बनता है लेकिन नहीं बना सबका, तो हम लोग यहाँ सब एक साथ स्विच किए यहाँ पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एक छोटी सी कबीर अमृतवाणी है, काजर की कोठरी में कतो ही जतन करो, काजर का दाग भाई लागे ही लागे। तो आपका ग्रुप अच्छा होगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, और आपका ग्रुप बुरा होगा तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग एनटीपीसी का स्कोर और ग्रुप डी में यहाँ पे आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका स्कोर पर भी फोकस करेंगे। तो आपने एनटीपीसी दिया है? जी एनटीपीसी दिए। कौन कौन से लेवल में क्वालिफाइड है? 5, 2 और 3 में। तो लेवल 2 में कितने स्कोर आ रहे हैं आपके? लेवल 2 में 80 के आसपास है, 79। लेवल 3 में भी 78 और उसमें भी 74 या 5। और आरआरबी रांची। सारे यहाँ पे रांची वाले ही हैं? नहीं कुछ अलग है जी। और अभी आपका यहाँ पे जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस आप लोग अभी मेनली किस चीज़ की तैयारी चल रही है, ग्रुप डी या कुछ और? नहीं, ग्रुप डी का ही कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग का एक झारखंड का अपना एग्ज़ाम भी है, तो उसको सीजीएल का, झारखंड सीजीएल, तो उसका मतलब भी ग्रुप डी भी कर रहे हैं? मतलब ऐसा हो गया कि ग्रुप डी और झारखंड सीजीएल में थोड़ा उलझन है। अच्छा। क्योंकि दोनों ही डेट पड़ गया। अब ग्रुप डी हम लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें लंबाई वैकेंसीज ज़्यादा हैं, सीट्स ज़्यादा हैं, और इसका भी तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी में भी जो हमारे सर हैं, अच्छा, इन्होंने जेपीएससी प्री भी निकाला था, तो मेंस किसी कारण ये नहीं दे पाए, उस समय इनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। अच्छा, तो प्री ये निकाले थे, प्री हम लोग सब झारखंड, तो लगभग सबका ठीक ठाक मार्क्स आया था, तो उसका भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन डेट देख रहे हैं ना, एक जब निकला तो एक में तो इतना दिन से दिया नहीं, 2019-18 का बहाली है जेएसएससी सीजीएल, दिया नहीं। अब जब दिया तो मतलब डेट एक तरह से कंबाइन कर रहा है। तो ग्रुप डी का यहाँ पे जो प्रैक्टिस लगाते हैं उसमें एवरेज स्कोर कितना रहता है आपका? एवरेज स्कोर 75 के आसपास, 75-77 जी। ठीक है। आपने एनटीपीसी दिया था? दिए थे। कौन कौन से लेवल क्वालिफाइड है? 532। 235। हाँ जी। 2 में कितना स्कोर आ रहा है आपका? मैं 78। और लेवल 3? लेवल 3 में 74 आ रहा है। लेवल 5? 81। 81। आरआरबी? अरबी मालदा। आरआरबी मालदा जी। और ग्रुप डी का प्रैक्टिस में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है आपका? 72। 72। ठीक है।
आप बताइए कि एनटीपीसी दिए थे? यस सर। कितना स्कोर आ रहा है लेवल 2 में? लेवल 2 में वही 73 करीब है। लेवल 3 लेवल 3 में वही मैं 60 रनिंग के करीब है। और लेवल 5? लेवल 5 वही 74 है। तो 2 3 5 ही क्वालिफाइड है? यस यस। अच्छा, और ग्रुप डी में आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? वही एवरेज वही 70 80 के बीच में रहता है। 70 to 80 के बीच? जी। ठीक है। आपने एनटीपीसी दिया था? यस सर। कौन कौन से लेवल क्वालिफाइड है? 2 3 4 6 2 3 5 6। अच्छा, मतलब आपका 4 तो होगा ही नहीं वैकेंसी? नहीं, 4 आपका नहीं। आरआरबी कौन सा था? रांची से। आरआरबी रांची। तो आपका लेवल 2 में कितना स्कोर आ रहा है? लेवल 2 में मेरा 77 आ रहा है। लेवल 3? 78 और लेवल 5? 79 और लेवल 6? 79। लेवल 6 क्वालिफाइड है? यस सर। आरआरबी अरविंद रांची। कट ऑफ से कितना ज़्यादा है? कट ऑफ से मेरा 6.33 नंबर ज़्यादा है कैटेगरी में। अच्छा, आरआरबी रांची होने के Yes, हाँ। रांची होने के बाद भी क्वालिफाइड है, बड़ी हाँ बात हाँ है। जी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपने एनटीपीसी दिया था? हाँ। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 क्वालिफाइड? लेवल 2 लेवल 3 इंटर अच्छा लेवल। सॉरी, आपने अपना स्कोर बता दिया। लेवल 2 में कितना स्कोर है? लेवल 2 में 78 और लेवल 3? 72 और अभी ग्रुप डी में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है आपका? 78 80। 78 80। आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है ग्रुप डी में? अभी वही 80 के आसपास 80 80 के 80 हाँ आसपास। मतलब। आपने एनटीपीसी दिया था? मैंने तो एनटीपीसी दिया था। हाँ, तो कौन कौन से लेवल में क्वालिफाइड है? सारे लेवल में क्वालिफाइड है। लेवल 4 तो है ही नहीं। लेवल अच्छा। 2 3। आपका आरआरबी कौन सा था? रांची। आपका? रांची। रांची। तो आपका लेवल 2 में कितना स्कोर आ रहा है? लेवल 2 में 90 है। लेवल 2 में 90। लेवल 3? लेवल 3 में 70 है थोड़ा। 70। लेवल 5? लेवल 5 में 77 है। और लेवल 6? लेवल 6 में 72 बताए थे। अच्छा, और आरआरबी रांची है ना आपका? रांची। तो कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा है? अभी तो लेवल 6 का ही कटअप था, ठीक है। तो लेवल 6 में तो 72 कुछ गया था, कुछ पॉइंट मार्क्स से रह गए थे। तो कट ऑफ से कितना नंबर ज़्यादा है आपका? अभी लेवल 6 में क्वालिफाइड नहीं हूँ। अच्छा, लेवल 6 क्वालिफाई नहीं हो पाए। रांची के हाई कट ऑफ रहने का हाँ, दूसरे 72 जोन से रहता तो शायद हो जाता। आराम से। यहाँ पे आपका ग्रुप डी का मॉक में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? भाई 75 to 80। 75 to 80। आपने एनटीपीसी दिया था? नहीं, एनटीपीसी हम नहीं दिए थे। आपने नहीं दिया था? तो आप तो अभी यहाँ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम ग्रुप डी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम तो साथ ऑलरेडी। में आते हैं? हाँ नहीं, अभी छुट्टी में हम आए हुए थे। हाँ। तो यहाँ आज आए हम। अच्छा, अच्छा लगता है आना? हाँ, तो आप जॉब में कहाँ पोस्टेड है? राउरकेला बंडा मुंडा। अच्छा, तो कौन से पोस्ट पे आप हैं? टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। आपका एएलपी 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी उसके थ्रू ज्वाइनिंग हुई थी, और आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है? 2020 में। 2020 में। तो आपका जॉब का लगभग 2.5 साल हो गया। ठीक है। और आप बताइए, आप एनटीपीसी दिए थे? हाँ, एनटीपीसी दिए थे। कौन कौन से लेवल क्वालिफाइड है? 2 3 और 5। 2 3 और 5। लेवल 2 में कितना स्कोर आ रहा है? लेवल 2 में 72। लेवल 3? लेवल 3 में 65। और लेवल 5? लेवल 5 में 68 9 के करीब। आरआरबी? आरआरबी रांची। और यहाँ एवरेज स्कोर कितना आ रहा है? एवरेज स्कोर 70 प्लस ही आता है। 70। ठीक है। अब कुछ कॉमन सवाल पूछेंगे, क्योंकि जो भी माहौल स्पेशली था रेलवे का पहले, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों पर भी पड़ता होगा। तो जब ट्विटर कैंपेन होता था स्पेशली एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर के, तब इस रूम का क्या माहौल होता था? क्या आप लोग ट्विटर कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया करते थे, या फिर आप लोगों का कमिटमेंट था कि नहीं, ट्विटर कैंपेन हो चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को अपनी तैयारी पे फोकस करना है? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़ का अगर कैंपेन होता है, सार्वजनिक रूप से होता है, तो उसमें भाग लेना जरूरी होता है। अच्छा। हम लोग सभी ने मतलब ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने भी उसमें भाग लिया था। अच्छा। पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर कभी उमंग स्टडी की चर्चा चलती थी? जी बिल्कुल, उमंग स्टडी की चर्चा तो सबको ही करते हैं। यहाँ पे आप इंटरव्यू दे भी चुके हैं। अच्छा। जैसे पिछले बार हम CHSL का एग्ज़ाम दिए थे, उस समय इंटरव्यू दिए थे। हाँ। और मेरा निकला भी, लेकिन हम मेंस नहीं दे पाए, क्योंकि मेरा 9 को था लेवल 6 का एग्ज़ाम, और 8 को रांची मेरा CHSL टायर 2 का एग्ज़ाम था। तो हमको स्किप करना पड़ा। यस। और उसके अलावा क्या चर्चा चलती है उमंग स्टडी की? नहीं, उमंग स्टडी कुछ जैसे जितने सालों से देख रहे हैं, पहले तो इतना फेमस नहीं था, अभी देख रहे हैं अभी सब्सक्राइबर वगैरह बहुत सारा बढ़ गया, और अच्छा लगता है कि अपना लोकल का। और देखते हैं कि इस बार एग्ज़ाम वगैरह में आपने बहुत सारा व्यवस्था भी किया था। हमने यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखा तो अच्छा लगा। जब हम लोग मेंस एग्जाम देने के लिए हम लोग पटना गए थे, उस समय वहीं से आपका न्यूज़ देख रहे कि आपने भी कुछ व्यवस्था किया स्टूडेंट के लिए, तो हमको अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी पटना गए थे, तो एसके झा सर हम लोगों के लिए पूरा व्यवस्था किए रखे थे, रहने खाने का सब वो व्यवस्था किए, तो हम लोग को अच्छा लगा। हाँ। तो हम लोग वहाँ से देख रहे थे कि आप भी किए हैं, तो हम लोग को अच्छा लगा। हम लोगों ने सर को भी दिखाया कि देखिए सर, ये हम लोगों का ही लोकल है, तो
वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि वो भी यही हम लोगों के से कमिटमेंट लिए कि अगर आप कहीं रहिएगा, जॉब वॉब करिएगा, तो कोई लड़का अगर वहाँ जाएगा तो आप उनका मदद कीजिएगा। तो हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि बिल्कुल ऐसा हम लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब बहुत अच्छा लगा, पटना गए थे तो वहाँ एसके सर ने मतलब एक तरह से इतना सहयोग किया कि बता नहीं सकते। और इसी तरह आपको भी हम देखे यहाँ पे वीडियो में देखे थे, वीडियो में बहुत कोई, आप उमंग स्टडी का नाम यहाँ किसी से भी लोकल से भी लीजिएगा तो वो जानते होंगे। अब वैसे आपको तो देख के पहचान जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिल करके, और ऐसी रिपोर्टिंग करने का जो मज़ा है वो शायद मैं आपको शब्दों में बयान ना कर पाऊँ, मेरी भावनाएं ही जानती है कि ऐसी रिपोर्टिंग करने में कितना अच्छा लगता है। हम लोगों को लगता है धनबाद से यहाँ कितना किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेटली? 15 किलोमीटर। शाम के लगभग 7:30 बजे रात में हम लोग निकले, 15 किलोमीटर गाँव की जर्नी को सफ़र करके आए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अपने साथी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए, जो कि कंटिन्यू उमंग स्टडी के साथ दिन हो रात हो लगे रहते हैं। तो आप लोग कोई और कुछ कहना चाहेंगे? किसी को कुछ कहना है? चलिए, तो इस रिपोर्टिंग को हम लोग यहीं पे रखेंगे। आप लोगों का कुछ भी सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये लोग भी धनबाद में ही है, मैं भी धनबाद में ही हूँ। और भी किसी प्रकार का कोई आपको रिपोर्टिंग चाहिए होगा तो वो भी हम लोग आपको ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। अच्छा, कुछ एक सवाल रह गया टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग। कहना चाहेंगे सर, अगर आप ये चीज़ प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं तो हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी की मतलब बहुत ज़्यादा बहुत मतलब ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ के लोकल प्रशासन जो ग्राम पंचायत है यहाँ बोले हैं, पर ये थोड़ा अनसुना कर दे रहे हैं। और इसके बारे में हमने धनबाद के डीसी साहब को और भी जो भी हम लोगों को जितना हम लोग बन पड़ा, हम लोगों ने ट्विटर वगैरह में भी ट्वीट उन लोगों को किया, पर अभी तक तो कुछ ध्यान नहीं हुआ। एक लाइब्रेरी अगर इस क्षेत्र में बन जाता तो इस क्षेत्र का और विकास होता, और आप आने वाले 2-4 सालों में और 4 चांद लग जाता है इस क्षेत्र में। क्योंकि कुछ गरीब लड़के हैं सर, आप देखिएगा, आप दिन में आइएगा तो मतलब प्राय यहाँ जितना भी बैठे हैं सब डेली मजदूरी वाले, मतलब घर मतलब फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक लाइब्रेरी अच्छा, हम लोगों का जगह भी है, ऐसा बात नहीं है, सरकारी स्कूल हम लोग का है, बाउंड्री मतलब अंदर में बहुत सारा खुला जगह है, और वहाँ अगर बन जाता तो बहुत अच्छा होता। एक जनरेशन है ना, वो प्राय मजदूर, दिहाड़ी मजदूर का ही सब है। यहाँ कोई भी जॉब वाला का बेटा नहीं है, सब मजदूर करने वाले का ही बेटा अभी है यहाँ पे, जितना भी अभी है। अगर आपकी तरफ से हो पाएगा, अगर आप प्रशासन तक पहुँचा पाइएगा बात को, तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि एक लाइब्रेरी बिराजपुर पंचायत में बन जाए। तो इसके लिए हम लोग आभारी रहेंगे आपके। और इस बार जो मुखिया बने हैं उसको भी हम लोग बोले, तो हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम इस बार ज़रूर काम करेंगे उस लाइब्रेरी को लेकर। चलिए फ्रेंड्स, और ये उमंग स्टडी का कमिटमेंट रहा कि हम लोगों के स्तर से जो भी बन पाएगा, चाहे डीसी सर से बात करने की बात हो, चाहे यहाँ के मुखिया से बात करने की बात हो, हम लोग बात करेंगे। और यदि संभव हो पाया, किसी ने साथ नहीं दिया, तो उमंग स्टडी अपने दम पे इस गांव में लाइब्रेरी बनाएगी। क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स की जो इच्छा शक्ति है उसे देख करके कोई भी यहाँ पे एक लाइब्रेरी खोलने के लिए तैयार हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण लास्ट और आखिरी सवाल, मॉक टेस्ट को लेकर के, ग्रुप डी स्पेशली टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट को लेकर के, जब लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जामिनेशन हुआ तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक का हवा ही नहीं लगा। फिर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का एग्जामिनेशन हुआ, तो मतलब कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, या फिर लगता है कि नहीं जनरली टेक्स्ट बुक किसी काम का नहीं है? क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का कहना होता है कि टेक्स्ट बुक अब किसी काम का नहीं रहा। तो इस पर क्या आपका ओपिनियन है? ऐसा नहीं है, जो रेगुलर टेस्ट लगाता था और सारे टेस्ट लगाता था, तो ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं आता था। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आता था, हाँ थोड़ा लेवल टफ किया था। जैसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह वाला जो क्वेश्चन है उस सब में ज़्यादातर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आए थे, 2 साल 3 साल वाले नहीं आए थे, 4 महीने 6 महीने वाले आए थे। तो जो रेगुलर टेस्ट देता है, रोज़ देता है सारा टेस्ट, जो फुल टेस्ट हो गया या फिर सेक्शनल टेस्ट हो गया या फिर आपका हाफ टेस्ट, एक 50 क्वेश्चंस वाले भी आते हैं, जो रेगुलर टेस्ट देता है, टेक्स्ट बुक बहुत फ़ायदेमंद है, ऐसा बात नहीं है। और सभी टाइप के क्वेश्चन है, आप 2-4 टेस्ट दे करके आप जज नहीं कर सकते हैं किसी को। सारे टेस्ट जब आप दीजिएगा, हम लोग का टेस्ट देखिए, हम लोग एक बार ख़त्म कर चुके थे। हम लोगों ने एक बार टेक्स्ट बुक को ख़त्म किया, टेस्ट दे करके फिर से खरीदा उसको, क्योंकि हम लोग का वैलिडिटी ख़त्म हो गया, तो हम लोग दोबारा वैलिडिटी खरीद। तो टेक्स्ट बुक बहुत फ़ायदेमंद है। और ठीक है, हमने भी देखा कि नेगेटिव कमेंट थे, नेगेटिव कमेंट तो होते ही हैं नेगेटिव, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन सुधर के आया, जब न्यू पैटर्न का भी एक आया है, RRB NTPC न्यू पैटर्न, तो उसमें तो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम मतलब जैसा आ रहा है क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, और एकदम आउट ऑफ लीक है ऐसा कोई बात नहीं है।
थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज हुआ है तो मतलब सभी के लिए हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए हुआ है, सभी के लिए हुआ है। लेकिन जिन्होंने बेसिक पकड़ा, बेस पकड़ के पढ़ा, उसके लिए कोई उतना टफ नहीं है। अच्छा, ये इस रूम की बात करते तो ये रूम किनका आप लोग किराए पे लेके रखे हैं या किसी का पर्सनल है? ये किराए पर है? जी किराए पर ही। और इसका किराया कितना है? लगभग 500 रुपया। 550 रुपया हम लोग देते हैं बिजली बिल लेकर। हाँ 500 और बिजली बिल 200 अलग। तो इसका पैसा आप लोग कहाँ से लाते हैं? हम लोग इकट्ठा करते सब इकट्ठा करते हैं और फिर जो टीचर है वो कुछ हेल्प करते हैं। कुछ ज़्यादा देते हैं। गुरुजन का ज़्यादा योगदान है। हाँ, वाह, ये देख करके सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे प्लेस, कहते नहीं है कि जब किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको दिलाने के पीछे लग जाती है। हो सकता है आपके सामने कई सारे ऐसे एक्सक्यूजेज होंगे पढ़ाई नहीं कर पाने का, लेकिन स्टूडेंट से जब आप मिलेंगे इन स्टूडेंट से, तब मुझे लगता है कि आपका कोई भी एक्सक्यूज इनके सामने टिक नहीं पाएगा। एक आखिरी सवाल आप सभी स्टूडेंट से कि इस मतलब कि जब आप लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था तो कितने स्टूडेंट्स के साथ ये जर्नी स्टार्ट किया था और अभी कितने स्टूडेंट बचे हैं? उस कितने समय हम student लोग select हो चुके हैं? 15-16 थे, उसमें से 5-6 सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ बच गए और उसमें से कुछ न्यू स्टूडेंट भी यहाँ पे ज्वाइन किए। जैसे ये आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स के साथ ये जर्नी आप लोगों का स्टार्ट हुआ था और फिलहाल उसमें से कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है और फिलहाल वर्तमान में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बचे हुए सर हैं? पहले हम लोग जब ग्रुप ज्वाइन स्टार्ट किए थे ना, तो हम लोग 4 स्टूडेंट थे, हम ये और 2 स्टूडेंट और थे। तो उस देखा देखी 4 में करते करते हम लोग 15-16 हो गए। 15-16 में 2018 में जब शुरुआत की तो 15-16 हो गए। उसके बाद 15-16 में 5 का ई हो गया, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग 9-10 बचे और 9-10 में फिर इसमें से न्यू आके ज्वाइन किया और तब से कंटिन्यू है। एक आखिरी सवाल कि आप लोग जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि सभी लोग टेक्स्ट बुक लगा रहे हैं। तो वर्तमान में जो प्रेजेंट सिचुएशन है, यानी कि आज की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसी कुछ कमियां जो आपको लगता है कि इन बातों को टेक्स्ट बुक टीम तक पहुंचाया जाना चाहिए? सर कोई कमियां ऐसे नहीं है, क्योंकि जो न्यू पैटर्न लाया है ना उसमें से कोई कमी नहीं दिख रहा। जो आरआरबी जो चेंज किया है ना उसको, वो तो इस न्यू चेंज किया, क्योंकि इससे पहले जो 2016 में एनटीपीसी हुआ था उसका भी लेवल हम लोग देखिए उसी तरह था जो टेक्स्ट बुक जो पहले देता था। तो अभी जो नया चेंज करके लाया नया पैटर्न, तो वो बहुत अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा है। और हम लोग अब अभी उसी को दे रहे हैं, ग्रुप डी भी दे रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि हाँ उसका मतलब लेवल भी लग रहा है कि हाँ मैथ रीजनिंग का अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हाँ टेस्ट दे रहे हैं। एक सुझाव अगर हो सके तो टॉपिक वाइज, अगर जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसमें मतलब क्वेश्चंस थोड़े कम है। अगर टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस है उसमें थोड़ा क्वेश्चंस, जैसे 20-20 क्वेश्चन है तो एक टॉपिक से 20 क्वेश्चन इनफ नहीं है। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसमें थोड़े क्वेश्चंस बढ़ाए जाएँ, जैसे जीएस वाले क्वेश्चंस, और साइंस के भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस किए जाएँ, जैसे फिजिक्स का चैप्टर वाइज और बायोलॉजी हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, सबका चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चंस दिए जाए तो उसमें कुछ और मदद हो सकती है। जैसे आज हमने कोई टॉपिक पढ़ा और उसका यहीं पर आकर के सेम उसी टॉपिक का टेस्ट दे दिया, तो वो एक अलग ही फीलिंग होता है उसमें। और किन्हीं को कोई सजेशन देना हो टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? टेक्स्ट बुक जैसे कि जो फोल्डर एग्जाम का होता है, जैसे एग्जाम में जैसे कि ये साइड में 1 2 3 4 लिखा रहता है, ठीक है, उसका जो फोल्डर है एग्जाम फोल्डर, वो यदि चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। क्योंकि एज जैसे यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके है, ठीक है, वहाँ पे रिव्यू करके, तो उसका फोल्डर में कुछ चेंज हो जाए, जैसे नहीं होता साइड में 1 2 हमको दिखाई पड़े, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और तो सब कुछ तो बहुत बढ़िया है कि सेक्शनल टेस्ट भी है, आपका सारा टेस्ट का आप रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि और एक रीअटेम्प्ट यदि ऑप्शन दे, मान लीजिए कोई टेस्ट हमको टफ लगा, हम रीअटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो वो भी रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक, बस यही। और भी लोगों को कुछ कहना हो? सर पर्सनली रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक से कि जो अभी साइको टेस्ट होने वाला है तो उसमें कुछ हम डिफिकल्ट लेवल का जो फुल मॉक टेस्ट है उसमें कुछ ऐड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि कम है अभी यही। ठीक है, और कुछ? चलिए, बहुत ही अच्छा लगा इस रिपोर्टिंग को, और हम लोग आपको वो दिखाना चाहेंगे, ये लाइट जिससे जल रही है वो भी हम लोग आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये लाइट आप लोगों का किससे जल रही है? ये चार्ज वाली लाइट है, चार्जेबल लाइट। इसको आप लोग घर से चार्ज करके लाते हैं? सामने पे एक घर है, हाँ, उनसे हम लाइट लिए हैं। अच्छा अच्छा, उनसे वहाँ तार खिंचवा के, ठीक है, हाँ। तार खिंचवा के यहाँ पे कनेक्शन किए हैं, बोर्ड है, चार्जिंग लाइट है, अच्छा उससे करा के चार्जिंग लाइट 3 घंटा चार्ज रहती है, ठीक है, हाँ, क्योंकि उतना एफोर्डेबल नहीं कि 1500 चाहे इन्वर्टर लगा दे, अच्छा, ठीक है, 3 घंटा चार्ज रहती है। वैसे और जो भी समस्या, मान लीजिए लाइन चला गया, सब अपना फ्लैश ऑन करते और टेस्ट देते हैं। अच्छा, फ्लैश ऑन करके भी? फ्लैश ऑन मतलब करके ये बत्ती अभी ऑफ हो जाती है किसी कारण से, तो आप लोगों की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, मोबाइल सबको चार्ज करके लाते हैं?
मान लीजिए कि किसी को हो गया तो वही नहीं कि आपका टेस्ट रुक जाएगा, फिर सब फ्रेश ऑन किया, अपना टेस्ट दिया और डिस्कशन किया। मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट में कोई बाधा चलेगी, किसी तरह हो पढ़ना है, बस यही है। मान लीजिए कि जितना भी है माल, अभी तो मुश्किलों का दायरा है, उसको पार करना है, और क्या बोले। सभी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और आई होप कि सबका हो जाए। अच्छा, एक परेशानी आप लोगों को यहाँ पे होती होगी जो मैं देख पा रहा हूँ, गर्मी के मौसम में ये रूम काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती होगी, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फैन, अच्छा एक फ़ैन है यहाँ पे, तो गर्मी का मौसम को चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? गर्मी का मौसम ये होता है कि करकट का रूम है, पूरा रूम हीट हो जाता है, ठीक है। हीट हो जाने के बाद जैसे हवा खोल देते हैं, बेंच आगे ले जाते हैं डिस्कशन के टाइम, टेस्ट के टाइम बेंच में वहाँ जाकर बैठ के तैयारी करते हैं, ठीक है। तैयारी करने के बाद फिर जब हल्का होता है टेस्ट के टाइम तो आपको घुसना पड़ेगा, क्योंकि आपको रखना है। उसके बाद जो टेस्ट का स्ट्रेटेजी होता है, जैसे कि सीए के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सप्ताह में आपको दे दिए ये करना है, हम लोग टेस्ट लगवाते हैं। मान लीजिए लोएस्ट जो स्कोर लाया उसको सिंगाड़ा खिलाना पड़ता है, ये हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। इसलिए डर रहता है कि मान लीजिए कि आपका सेक्शन चलने लगा, एक लड़का उठा पूछा, और यदि मान लीजिए कम से कम 2 लोएस्ट जो रहता है उसको सिंगाड़ा खिलाना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग अब इंटरटेनमेंट भी बना रहता है और आपका टेस्ट भी हो जाता है। इस तरह क्या होता है, सीए का भी तैयारी हो जाता है। जो सबसे कम लाता था वो रूम झाड़ू लगाता था। तो ऐसा करते हैं, मतलब करते हैं, नौटंकी बीच बीच में करते रहते हैं। नौटंकी जरूरी एक भी है कि जो सबसे अच्छा स्कोर लाएगा वो कुर्सी में बैठेगा। अच्छा, और कुर्सी में बैठ के वो आराम से वो एक सप्ताह कुर्सी में बैठ के टेस्ट, ये सब सारा अपना चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चा लगता है इंटरेस्टिंग, हाँ, उस कारण हुआ। हाँ, हम भी कोई उस तरह लड़का नहीं होता है कि पीएम का कुर्सी है, हमको भी बनना है पीएम। इस तरह करके अपना एफर्ट भी लगाते रहते हैं। इस तरह इंटरेस्टिंग करके आप पढ़ना है तो आराम से पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं एग्जाम तो डिले हो रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेगा तो आप रहेगा नहीं, डिले हो रहा है, आप पढ़ेंगे तो तब तो समय निकल जाएगा, समय को कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ बिल्कुल। डिले का बात सर जैसा इन्होंने बताया, तो हम लोग भी मतलब एक तरह से ओवर एज ही हो गए हैं, ऐसा बात नहीं है। 2-4 साल गैप हो गया तो एज तो ज़्यादा हो ही गया। तो सरकार तक अगर बात पहुँचे तो आप लोग हम लोग को देखिए, हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आइए हम लोग का घर कभी पहुँचिए, देखिए किस तरह रहते हैं हम लोग। बहुत मतलब स्ट्रगल वाली ज़िंदगी, ऐसा बात नहीं है, मेहनत तो सबको करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी तरह का अगर एग्ज़ाम का एक कैलेंडर अगर सारे एग्ज़ाम का हो जाता तो मतलब सोने पे सुहागा था। अगर एग्ज़ाम का कैलेंडर हो जाता, पता रहता कि हम लोगों को 28 सितंबर से एग्ज़ाम देना है या 30 दिसंबर से एग्ज़ाम देना है, तो एक जो हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने का दायरा होता वो बहुत अच्छा होता, और मतलब उसमें एक तैयारी करने का जुनून एक और ही अलग होता। लेकिन एग्ज़ाम का मतलब डेट अगर सही से नहीं होने के कारण थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर एसएससी जिस तरह से करती है, अगर उसी तरह से सारे एग्ज़ाम्स, अगर स्टेट एग्ज़ाम्स भी हो गए या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम्स भी हो गए, अगर डेट अगर जारी कर दे कि फलाना समय फलाना चीज़ करेंगे, एक डेट नहीं देख सकती है तो कम से कम एक संभावित डेट की इतना से इतना के बीच 15 दिन 10 दिन के दायरे में अगर दे दे तो ये मतलब सभी छात्रों के लिए, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये सरकार से गुजारिश होगी इसके बारे में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का शुरू से ही रेलवे के एग्जामिनेशन कैलेंडर का डिमांड है। हम लोगों ने अभी भी उस एग्जामिनेशन कैलेंडर के डिमांड को नहीं छोड़ा है, अपने बेस्ट पॉसिबल लेवल से उस मांग को अभी भी जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि जितना ज़्यादा बेहतर हो सके। और आज के इस कवरेज के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्चुअली सर से हमारी मुलाकात हुई थी TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड में, हाल ही में हम लोगों ने इनका कवरेज किया था, तो सीधा हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया, इनके थ्रू ही हम लोग यहाँ तक आए। मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार रूम का भी कंप्लीट ओवरव्यू दिखाया जाए। इधर आ जाइए आप, तो आप लोगों को स्ट्रगल जेन्युइनली देख पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें इतनी आसान होती है, हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। और समोसा का नाम सुनेंगे तो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो हम लोगों ने भी अभी सारे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं, जलेबियाँ लाए हैं। इस कवरेज के बाद अभी हम लोग सब लोग मिल करके बैठ करके जलेबी खाने वाले हैं। तब तक आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।